हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और इसके पहले हम लोग एलिमेंट वन एलिमेंट टू दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। अब एलिमेंट थ्री स्टार्ट होता है निबोस एच एस डब्ल्यू का। जैसा कि हम जानते हैं, निबोस एच एस डब्ल्यू एक फर्स्ट एलिमेंट्री कोर्स है, जो कि अगर आप निबोस में आईजीसी लेना चाहते हैं या आईडीप लेना चाहते हैं तो ये एक आपका पहला स्टेप है। निबोस एच एस डब्ल्यू काफ़ी लोग करते हैं क्योंकि इसको थोड़ा पास होना आसान है, और इसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी लड़के पसंद करते हैं स्टार्टिंग में। निबोस एच एस डब्ल्यू आई जी सी कंपेयर में ज़्यादा लोग करते हैं, ज़्यादा खासकर जो लोग अभी स्टार्ट करना चाहते हैं इसमें अपना कैरियर, या कोई भी इंजीनियर या सुपरवाइजर जो हेल्थ एंड सेफ्टी में एक अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं तो निबोस एच एस डब्ल्यू करते हैं। निबोस एच एस डब्ल्यू का जो कंटेंट है आईजीसी के सिमिलर ही है, लगभग थोड़ा सा कम सारा चीज़ है, बट पेपर जो है थोड़ा सा उसका डिफ़िकल्ट होता है। आईजीसी में एचएसडब्ल्यू का थोड़ा सा कम डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए जो है, लेकिन कंटेंट जो है थोड़ा सा एडवांस है, आईजीसी ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो अगर आप उसका भी लेक्चर देखते हैं तो आपको सेम कवर होगा, आप एचएसडब्ल्यू को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट थ्री। एलिमेंट वन और टू कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर किसी तरह की कमी है जिसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ उसे भी आप सजेस्ट करिए ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है, जिससे मैं आगे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर्ड होता हूँ और आगे भी कंटिन्यू काम करते रहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट थ्री, हेल्थ एंड सेफ्टी, रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल। ठंडी में थोड़ा सा खांसी हो गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके लर्निंग आउटकम क्या है, क्या सीखेंगे इस एलिमेंट में। तो जब अगर हम कंप्लीट करेंगे इस एलिमेंट को तो हम इसमें 4 पॉइंट सीख जाएंगे। फर्स्ट जो है आपको एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है ये हम यहाँ पे जानेंगे। मैं ये लर्निंग आउटकम इसलिए आपको जानना जरूरी है कि आप इस पूरे लेक्चर को अगर कंप्लीट करते हैं तो ये अगर ये 4 पॉइंट्स अगर आप नहीं समझ पाते हैं, यानी कि ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब भी आप पूरी तरह से इस एलिमेंट्स को कंप्लीट करें तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, उसको एक बार दिमाग में ज़रूर लाइए कि क्या हमने इसके बारे में जान लिया गया। अगर नहीं जाना देन रिवाइज दिस लेक्चर, और फिर से आप सोचिए कि क्या हमने जाना। तो जब तक ये आपको 4 एलिमेंट्स, 4 इसमें जो पॉइंट्स है वो क्लियर नहीं हो जाते, आउटकम जो भी है, तब तक आप इस लेक्चर को बार बार देखते रहिए, और कुछ बुक का भी हेल्प लीजिए, अदर सोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको इस एलिमेंट में ये सभी जो 4 पॉइंट्स है वो कंप्लीट होने चाहिए। अदरवाइज इस तरह का ही क्वेश्चन तो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खासकर निबोस वगैरह में। और इसमें भी एचएसडब्ल्यू में जो आपको मल्टी चॉइस होंगे इसी बेस पे तो होंगे कि हर एलिमेंट में क्या लर्निंग आउटकम्स है, और उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। गिव एग्जांपल्स ऑफ कॉमन हजार्ड्स। साथ में कॉमन हजार्ड्स के बारे में जो साइटों पे होता है, हर इंडस्ट्री में अलग अलग हजार्ड होता है, लेकिन एक कॉमन हजार्ड है जो कि हर जगह पाया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। और सेकेंड जो पॉइंट है, एक्सप्लेन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एडिक्वेट रिस्क असेसमेंट। एक रिस्क असेसमेंट को अच्छा होने के लिए, एडिक्वेट होने के लिए उसमें क्या क्या होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और रिस्क असेसमेंट क्या होता है और इसको एडिक्वेट होने के लिए क्या चाहिए। थर्ड जो आउटलाइन है वो है स्टेज ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट कितने स्टेप होते हैं, जनरली 5 स्टेप होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और आउटलाइन द जनरल प्रिंसिपल फॉर कंट्रोलिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। अब कंट्रोल का जनरल प्रिंसिपल क्या है, हर जगह अलग अलग प्रिंसिपल हो सकते हैं, बट एक जनरल प्रिंसिपल जो कि वाइडली जो सभी जो आईएसओ 45001 है उसके द्वारा अडॉप्ट किया जाता है वो कंट्रोल मेजर्स है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे जो स्टैंडर्ड है। यहाँ पे मैं बता दूँ ये यूके बेस्ड कोर्स है, तो जनरली लॉ वगैरह जो है यूके से रेफरेंस रहेगा, बट आईएलओ जो है
इंटरनेशनल, क्योंकि ये इंटरनेशनल कोर्स है इसलिए आईएलओ को ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और इसके जो प्रैक्टिसेस हैं शायद यूके का ज़्यादा ही प्रैक्टिस इसमें रहेगा, जो कि अभी सारे लोग मान रहे हैं। और आईएलओ का भी जो कन्वेंशन रिकमेंडेशन का प्रैक्टिसेस है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, उस चीज़ को उठा के इसमें पुट किया हुआ रहता है। द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट। आइए पहला आउटलाइन देखते हैं कि हमने देखा था कि पहला आउटलाइन में हमको सीखना था कि एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों रिस्क असेसमेंट करते हैं, वाई रिस्क असेसमेंट इज रिक्वायर्ड। तो रिस्क असेसमेंट जो है करने के लिए हमारा एम यही होता है कि फर्स्ट आइए देखते हैं कि रिस्क इज ए पार्ट ऑफ ऑल ऑफ आवर लाइफ। हमारे जब हम जन्म लिए हैं तो हमारे हर दिन रिस्क में हम जी रहे हैं। कभी चोट लगने का खतरा, कभी गिरने का खतरा, कभी बुखार हुआ, कभी सर्दी हुआ, ये सारा रिस्क ही है। एक सड़क पार करते हैं तो हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं कि सड़क पार, एक गाड़ी आ रही है, सड़क पार करें कि नहीं करें, क्या पार कर जाएंगे या गाड़ी आके हमें धक्का दे देगी। तो हम ये करते हैं, अपने आप को हमेशा रिस्क असेसमेंट करते हैं। एक गड्ढा, मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, गड्ढा आ गया तो गड्ढे क्या पार कर जाएगा बाइक या रुक के धीरे से जाना पड़ेगा, इस तरह का हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। और जैसे ही हमारा रिस्क असेसमेंट गलत हो जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये है कि हम अपने जीवन में हमेशा रिस्क असेसमेंट करते आए हैं। बट यहाँ पे हम लोग रिस्क असेसमेंट के नाम से जानेंगे, क्योंकि हम लोग जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं तो उसको इस तरह से नहीं यूज़ करते हैं कि वो रिस्क असेसमेंट ही करते हैं, वो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। बट यहाँ पे उसको एक नाम दे दिया गया है, व्हेन वी क्रॉस द रोड वी आर कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट। हमेशा हम रिस्क असेसमेंट अपने जीवन में करते रहते हैं। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट ऑल रिस्क। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी तरह से रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते आप। हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क रहेगा। जैसे अगर मैं एक प्लेन जमीन पे खड़ा हूँ, तब भी चांस है कि मैं वहाँ पे गिर जाऊँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रिस्क हमेशा है। तो इस तरह से जो है आप लो रिस्क में काम कर सकते हैं। रिस्क भी तीन प्रकार के अगर बांटे तो तीन प्रकार, हाई, मीडियम, लो। तो लो में तो हम हमेशा काम करते हैं, बट हाई और मीडियम को हम कंट्रोल करते हैं। ऑल रिस्क बट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट पीपुल सो फॉर एज रिजनेबली प्रैक्टिकेबल। जितना हो सके हम, जो पीपुल काम कर रहे हैं, जो वर्कर हो सके, उनको प्रोटेक्ट करना है, बचाने की कोशिश करना है। सो फॉर एज रिजनेबली प्रैक्टिकेबल, जितना प्रैक्टिकल हो सके। हम प्रैक्टिकल से बाहर नहीं जा पाएंगे क्योंकि काम ही नहीं होगा। उसके बाद जो थर्ड है, कैन यू रिमेंबर हाउ वी डिफाइन रिजनेबली प्रैक्टिकेबल। अभी एक नया वर्ड जो आया है, काफ़ी फेमस वर्ड है, रिजनेबली प्रैक्टिकेबल। इसका मतलब होता क्या है, जैसा कि मैं बता दूं कि अगर एक मशीन हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें, उस मशीन में हाथ जो है उस पर क्रश होने का चांस है, तो हम क्या करेंगे, या तो उस मशीन को चेंज कर देंगे या उसमें गार्ड लगाएंगे। तो मशीन चेंज करने में ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो गार्ड लगाना यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल है। मान लेते हैं एक सिचुएशन है, ये ऐसा श्योर नहीं है कि यही हर जगह होगा, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो रिजनेबली प्रैक्टिकल हो वही काम करना है सेफ्टी में, क्योंकि जो प्रैक्टिकल नहीं है उसे आप नहीं कर सकते। आइए समझते हैं रिजनेबली प्रैक्टिकेबल का मतलब होता क्या है। फॉर ए कंट्रोल टू बी रिजनेबली प्रैक्टिकेबल द कॉस्ट मस्ट बी सेंसिबल। कॉस्ट सेंसिबल होना चाहिए, हम कितना जो पैसे खर्च कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, एक नया मशीन ले लेते हैं जो कि हाई है, हाई टेक्नोलॉजी के है, आपको कंप्यूटर से चलेगा, उसमें आपको हैंड क्रश होने का चांस नहीं रहेगा। मैनुअल में हैंड क्रश होगा मान लेते हैं, वो कंप्यूटर से चलेगा, लेकिन उसका कॉस्ट तो ज़्यादा आएगा। उससे कम कॉस्ट में अगर हम गार्ड लगा देते हैं तब भी हमारा एक्सीडेंट होने का चांस नहीं रहेगा। तो यही तो प्रैक्टिकल है ना। तो यही कॉस्ट जो है, कॉस्ट बहुत ही सेंसिबल इन प्रोपोर्शन टू सेफ्टी गेन। जो सेफ्टी गेन होना है उसके प्रोपोर्शन में होना है, अदरवाइज हम सेफ्टी नहीं मेंटेन कर पाएंगे। रिजनेबल एंड इट मस्ट बी फिजिकली पॉसिबल, और जो पॉसिबल भी होना चाहिए कि हम इस चीज़ को कर पाएँ। अदरवाइज अगर पॉसिबल नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड जो है, अल्टीमेटली ओनली ए कोर्ट कैन डिसाइड वेदर द कंट्रोल वाज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल।
अब मान लेते हैं कि ये सब करने के बाद एक्सीडेंट हुआ और कोर्ट में मामला गया, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो रीजनेबली प्रैक्टिकेबल कंट्रोल मेजर था कि नहीं है। और अगर प्रैक्टिकेबल था तब तो किसी तरह का एम्प्लॉय के ऊपर केस नहीं होगा। अगर प्रैक्टिकल नहीं था और कंट्रोल मेजर अप्लाई किया जाना चाहिए था तो प्रोसिक्यूशन यानी कि मुकदमा वगैरह हो सकता है। तो अल्टीमेटली जो है कोर्ट डिसाइड करेगा, जो भी उसका कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि प्रैक्टिकेबल था कि नहीं। उसके बाद द मीनिंग ऑफ हजार्ड, रिस्क एंड रिस्क असेसमेंट। हजार्ड मतलब क्या, रिस्क मतलब क्या और रिस्क असेसमेंट मतलब, ये 3 पॉइंट है, आप देख रहे हैं 3 पॉइंट्स गिवन हियर। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। हजार्ड मतलब एनीथिंग दैट माइट कॉज हार्म, जिससे हमें किसी तरह का नुकसान पहुंच सकता है, उसको हम हजार्ड बोलेंगे। जैसे आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि हजार्ड क्या होता है। सोर्सेज सच एज मूविंग मशीनरी, अगर मूविंग मशीनरी है तो उसमें हमारे कपड़े फंस सकते हैं, हमारे किसी पार्ट जो है उसमें फंस सकता है, तो क्रश हो सकता है, इंटेंजलमेंट हो सकता है, फायर है कहीं पे तो फायर हो सकता है, नॉइज से हमारे कान खराब हो सकता है। ये क्या है, ये चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ये क्या है, हजार्ड है। सिचुएशन सच एज वर्किंग एट हाइट, अगर हम हाइट पे काम कर रहे हैं तो गिरने का खतरा है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है हाइट, तो ये क्या है, हमारे लिए खतरा है। कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, एस्फिक्सिएशन हो सकता है, दम घुट सकता है, तो उसे हम हजार्ड बोलेंगे। एक्ट सच एज मैनुअल हैंडलिंग, अगर मैनुअल हैंडलिंग हम कर रहे हैं तो हमारे मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर यानी कि हमारे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ सकता है और ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लंबे समय का दर्द रहेगा हमारे शरीर में। दिस इज कॉल्ड हजार्ड। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सारा पॉइंट। अगर ये सब पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा ना तो आगे समझने में काफ़ी दिक्कत आएंगे कि हजार्ड क्या है, क्योंकि ये सब एक ही जैसा लगता है, एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। आइए कुछ एक्टिविटी जो है आपके लिए देता हूँ जो आपको करना चाहिए, और इसको अपने कॉपी पे करके मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अदरवाइज आप खुद जो है एनालिसिस कर सकते हैं। एक्टिविटी ये है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हजार्ड दैट एग्जिस्ट इन योर वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस पे किस किस तरह का हजार्ड है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, इसको पता करिए। जैसे मान लेते हैं किचन है तो फायर, चाकू है, जो भी है इस तरह का, वहाँ पे पानी गिरा हुआ है, स्लिपरी है, स्लिपरी सरफेस है, आप पता करिए। हर एक जगह पे हजार्ड है, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कोई जगह है जहाँ पे हजार्ड नहीं है। आपका छत है, उसमें बैरिगेशन नहीं है, उसमें बाउंड्री नहीं किया हुआ है, वो एक हजार्ड है, फॉल फ्रॉम हाइट। तो इस तरह से जो है हजार्ड बहुत सारे हैं आपके आसपास में। अगर कहीं काम नहीं करते तो आपके घर के आसपास बहुत सारे खतरे हैं, बहुत सारे सड़क में गड्ढे पड़े हुए हैं, ये क्या है, खतरे हैं। तो इस तरह से आप जहाँ भी काम कर रहे हैं पता करिए कि किस तरह के वहाँ हजार्ड है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए ऊपर में, और कुछ चाहें तो आप इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं। विच हजार्ड डू यू थिंक लीड टू मोस्ट एक्सीडेंट, बोथ फैटल एंड नॉन फैटल। कौन सा जो हजार्ड है जो कि उसमें ज़्यादा खतरा है, जिसमें फैटल भी हो सकता है या नॉन फैटल हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर लाइव है और उसमें इंसुलेशन नहीं है तो ये क्या है, एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा है, और ये फैटल भी हो सकता है या नॉन फैटल हो सकता है, आदमी तुरंत मर भी सकता है। पता करिए, ये आपके लिए एक्टिविटी आपके ऊपर छोड़ा गया है। आइए समझते हैं रिस्क के बारे में। हमने जाना हजार्ड, हजार्ड मतलब समथिंग विच हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म, जिसमें कुछ नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो। बट व्हाट इज रिस्क, रिस्क मीन्स द चेंज दैट somebody could be harmed by the hazard। ये अब यहाँ पे रिस्क मतलब चांस की बात करता है। हजार्ड तो हर जगह रहेगा, बट जब तक आप उसके पास जाएंगे नहीं, जब तक आप उससे एक्सपोज नहीं होंगे, तब तक आपको थोड़ी हजार्ड नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे एक बिजली का तार है जो कि नंगा है, लाइव है और इंसुलेशन नहीं है, तो जब तक आप उसके पास, एक आदमी उसके पास नहीं जाता है, तब तक उसको इलेक्ट्रिक शॉक का चांस नहीं बनेगा। तो ये चांस है, अब इस चांस को हम रोकेंगे। तो रिस्क जो है, हम पास जाएंगे तभी तो रिस्क होगा, पास नहीं जाएंगे तो रिस्क नहीं होगा। तो हम इसमें जानेंगे रिस्क क्या है, एक चांस है।
प्रोबेबिलिटी है somebody could be harmed by the hazard together with the indication of how serious that harm might be। साथ में ये कितना सीरियस होगा इस पे भी डिपेंड करता है, लो, मीडियम, हाई। ठीक है, तो रिस्क मतलब होता है सीवियरिटी इनटू लाइक्लीहुड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी कि अगर हम छत पे काम कर रहे हैं, बाउंड्री है, तो वहाँ गिरने का चांस कम है, यानी कि लाइक्लीहुड कम है। लेकिन गिरेंगे अगर तो सेम चोट आएगा। अगर बाउंड्री नहीं है तो हमको गिरने का चांस ज़्यादा है, यानी कि गार्ड नहीं है वहाँ पे, तो गिरने का चांस ज़्यादा है, यानी कि उसका चांस बढ़ गया गिरने का। तो आप देख रहे हैं ना कि कोई भी एक चीज़ अगर बढ़ेगा ना तो रिस्क बढ़ेगा। तो रिस्क जनरली अगर हम बोले तो लो, मीडियम और हाई, जनरली ये होता है। हम इसको 5 भाग में भी बांटते हैं, वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, इस तरह का भी कर देते हैं। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं बारीकी से समझने के लिए। तो आपने समझा कि रिस्क क्या है, चांस है कॉम्बिनेशन विथ सीवियरिटी, कि किस तरह कितना ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचेगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि सीवियरिटी और लाइक्लीहुड का कॉम्बिनेशन है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में। रिस्क असेसमेंट इज अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड टेकिंग सेंसिबल एंड प्रोपोर्शनेट मेजर टू कंट्रोल द रिस्क इन योर वर्क प्लेस। रिस्क असेसमेंट क्या है, ये एक तरीका है, ये एक मेथड है काम करने, मतलब कि हजार्ड को पता करने का, जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एंड टेकिंग सेंसिबल एंड प्रोपोर्शनेट मेजर। सेंसिबल मतलब कि जो कॉस्ट, टाइम, ये सब के लिए रखता है, यानी कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट मेजर साथ में, मतलब कि जितना रिस्क है उसके अनुसार हम मेजर ले रहे हैं। टू कंट्रोल रिस्क, रिस्क को कंट्रोल करने के, रिस्क मतलब यानी कि हम उसमें किसको कंट्रोल करेंगे, चांस, यानी कि वहाँ पे आदमी न जाए, और सीवियरिटी यानी कि ज़्यादा चोट न लगे, इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं इन योर वर्क प्लेस। नॉट अबाउट क्रिएटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ पेपर वर्क। केवल पेपर वर्क करने के लिए रिस्क असेसमेंट नहीं है, हम लिखते इसलिए हैं ताकि फ्यूचर में हम उसको रिवाइज कर पाए। अदरवाइज हम मन में भी रिस्क असेसमेंट करके कंट्रोल मेजर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम डॉक्यूमेंटेड इसलिए करते हैं ताकि ये एक लीगल रिक्वायरमेंट बन जाता है। कई जगहों पे इसको मैंडेटरी है कि आपको रिस्क असेसमेंट का डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है, बट केवल डॉक्यूमेंट मेंटेन करना ये हमारी या इसकी इच्छा नहीं है, ये है कि वो अप्लाई होना चाहिए जो उसमें लिखा हुआ है। कि जैसे वहाँ पे गार्ड लगना चाहिए, तो देन गार्ड लगना चाहिए, न कि केवल हमने पेपर में लिख दिया कि गार्ड लग गया, ऐसा नहीं। तो आपने देखा कि रिस्क असेसमेंट जो है क्या है, एक पेपर वर्क ही केवल नहीं है, पेपर वर्क तो करना ही करना है, बट प्रैक्टिकली जाके वहाँ पे सेंसिबल और प्रोपोर्शनेट टू रिस्क जो है आपको कंट्रोल मेजर अप्लाई करना है। तो अब जो रिस्क है उसको असेसमेंट जो है क्वालिटेटिव तरीके से कर सकते हैं या क्वांटिटेटिव तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से हो सकता है, या तो नंबर, रिस्क को हम नंबर में नाप ले, 1 2 3। जैसे हम किसी भी वजन को नापते हैं केजी में, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो क्या रिस्क को नाप सकते हैं 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, या उसका कोई यूनिट होगा? नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक दो तरीके से कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट और एक क्वांटिटेटिव, यानी कि उसमें एक क्वांटिटी डाल देते हैं। जैसे लो जो रहेगा उसको 1 दे देंगे, जो मीडियम रहेगा उसको 2 नंबर, और जो हाई रहेगा उसको 3। तो इस तरह से उसको क्या करते हैं, हम उसको क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट में बदलते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट। ए सब्जेक्टिव जजमेंट, सब्जेक्टिव मतलब जैसे मैंने बताया ना, लो, मीडियम, हाई, इस तरह का जजमेंट हम करेंगे ऑफ द लेवल ऑफ रिस्क बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ रिस्क असेसर। ये एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि हम किसको लो बोलते हैं, किसको मीडियम बोलते हैं, किसको हाई बोलते हैं। एंड द एविडेंस दे आर गेदर्ड एंड एग्जामिन्ड। ये सब्जेक्टिव तरीके से होता है, इसमें कोई नंबर इन्वॉल्व नहीं होता है, 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें कि रिस्क 5 है वहाँ रिस्क 10 है। इस चीज़ को हम लोग क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। और क्वांटिटेटिव रिस्क, जैसे क्वांटिटी आप समझ गए, इसमें नंबर होंगे। तो ए सिस्टम विच यूजेज ए स्पेसिफिक वैल्यू टू एस्टिमेट ओवरऑल रिस्क, इसमें वैल्यू यूज किया जाता है, इसलिए ये
क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कुछ कॉमन वर्कप्लेस हजार्ड। कुछ कॉमन वर्कप्लेस हजार्ड आपके साइटों पे, हर एक साइटों पे जनरली ये पाया जाता है। बाकी आपके इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज आप केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ अलग हजार्ड होगा। आप फर्टिलाइजर में काम कर रहे हैं वहाँ पे अलग हजार्ड होगा। ऑयल एंड गैस में काम कर रहे हैं वहाँ कुछ अलग तरह का हजार्ड है। लेकिन कुछ कॉमन जो हर जगह पाया जाता है उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे, ताकि आपको किसी भी इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ मिल जाएंगी। तो स्लिप, ट्रिप एंड फॉल्स, ये कॉमन हजार्ड है जो कि हर जगह आपको अनइवन सरफेस के कारण, या जो है स्लिपरी सरफेस के कारण, या ड्यू टू जो है हाइट के कारण आदमी गिरता है। तो अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ ऑल मेजर इंजुरी कैन एराइज फ्रॉम, लगभग 1/3 इंजुरी जो है इसके कारण होता है। वो तीसरा हिस्सा जो है इसके कारण होता है। जैसे द फिजिकल नेचर ऑफ द फ्लोर सरफेस, अगर फ्लोर सरफेस ठीक ठाक नहीं है, स्लिपरी है या अनइवन है, तो इसके कारण जो है एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे मान लीजिए उबड़ खाबड़ फ्लोर है, या फ्लोर है लेकिन बहुत चिकना है, तो इस पर भी फॉल होने का चांस है। सडन चेंजेस इन लेवल, अगर लेवल जो है आपको सडन चेंज हो रहा है, जैसे ये फर्श है और तुरंत यहाँ उठ के ऐसा, तो ये लेवल चेंज होने से यहाँ पे गिरने का चांस रहता है। सबस्टांसेस लाइक आयल, आयल अगर कहीं गिरा हुआ है तो ये एक स्लिपरी है। ऑब्स्ट्रक्शन सच एज बॉक्स इन द वॉकवे, ये वॉकवे है, यहाँ पे हमने बॉक्स रख दिया तो यहाँ फॉल होने का ज़्यादा चांस है। उसके बाद फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में जैसे मटेरियल फॉलिंग फ्रॉम वर्क टेकिंग प्लेस ओवरहेड, हाइट पे काम कर रहे हैं, हमने स्पैनर लेके गए हैं, बहुत सारे मटेरियल लेके गए हैं और ऊपर से वो गिर जाता है, इसके कारण भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। और ये कॉमन है, इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये चीज़ हर जगह है। मटेरियल फॉलिंग फ्रॉम रैकिंग और अदर स्टोरेज एरिया, रैक किए हैं या अदर स्टोरेज एरिया में किसी के सिर के ऊपर गिर जाता है। कोलिजन विथ ऑब्जेक्ट्स, वॉकिंग और ड्राइविंग इनटू फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, रैकिंग और द एज ऑफ द मशीन। तो ये जो कोलिजन हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे रैक किए हैं और एक फोर्कलिफ्ट ट्रक जा रहा है, तो इसमें कोलिजन होने के चलते भी बहुत सारा एक्सीडेंट होता है। उसके बाद ट्रैपिंग, क्रशिंग अंडर और बिटवीन द ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्रश हो जाता है आदमी, जैसे या तो मशीन है या कोई मटेरियल गिरा और आप फिक्स सरफेस था उसके बीच और मटेरियल के बीच में आ गया, तो ऑल और पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रैप्ड और क्रस्ड अंडर और बिटवीन द ऑब्जेक्ट, बॉक्सेस और पैलेट्स फॉलिंग ओवर, ट्रैप्ड फिंगर इन ए डोर, दरवाजे के आप देखते हैं उसमें बच्चों का हाथ दब जाता है या बड़ों का भी हाथ दब जाता है, यही क्या है, क्रशिंग है, ट्रैपिंग है। ए कार स्लिपिंग फ्रॉम ए जैक वाइल बीइंग वर्कड ऑन, जैक पर एक कार जो है जैक के ऊपर खड़ा है और नीचे में वर्कर काम कर रहा है यहाँ पर, और जैक फेल हो गया, ये क्रश हो गया। ए कार स्लिपिंग फ्रॉम द जैक वाइल्स बीइंग वर्कड ऑन। मैनुअल हैंडलिंग, हर जगह कुछ आदमी अपने शरीर से सामान को ढोता है और मूविंग, लिफ्टिंग, कैरिंग करता है, और इसके चलते उसके बॉडी यानी कि बैकबोन इसमें पेन आता है या प्रॉब्लम होता है। कांटेक्ट विथ मशीनरी और व्हीकल, यानी कि बहुत सारी जो मशीनरी और व्हीकल है उसके साथ कांटेक्ट हो जाता है, जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट विथ मशीनरी का रिजल्ट इन ट्रैपिंग और इंटेंजलमेंट इंजुरी, साफ्ट घूम रहा है उसके ऊपर आपकी साड़ी या कपड़ा या बाल या कोई भी चीज़ आपका लूज क्लोथिंग था, फंस गया। व्हीकल एक्सीडेंट पार्टिकुलरली फ्रॉम रिवर्सिंग, रिवर्सिंग में जो है एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी क्रश हो जाता है। काउंट फॉर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फैटल एक्सीडेंट, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फैटल एक्सीडेंट। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आई जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसे डायरेक्ट हजार्ड फ्रॉम द वर्किंग विथ लाइव पार्ट, अगर लाइव के साथ पार्ट से आप काम कर रहे हैं, अगर बिजली उसमें है उसी पे आप काम कर रहे हैं बिना कट किए हुए,
तो ये एक खतरा है जो कि हर जगह ये होता है, ये कॉमन हजार्ड्स है। सेकेंडरी सप्लीमेंट्री हजार्ड, जैसे बिजली के चलते फायर एंड एक्सप्लोजन हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के चलते, उसके चलते हमें परेशानी होती है। फिजिकल इंजरी, जैसे फॉलिंग, हीटिंग, जब किसी को शॉक लगता है ना तो ऊपर से आदमी गिर जाता है, जिसके चलते इसको सेकेंडरी हजार्ड या सप्लीमेंट्री हजार्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के चलते ही हुआ, बट इसमें इलेक्ट्रिसिटी मेजर रोल प्ले नहीं किया, उसके चलते ये सब हुआ। फॉलिंग हो गया, हीटिंग हो गया, हेड फॉलोइंग एन इलेक्ट्रिक शॉक। बहुत जगह मैं देखा हूँ कि शॉर्ट सर्किट के चलते फायर हो जाता है और पूरा का पूरा घर जल जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही तो इनिशिएट किया फायर, तो इसलिए इसको सेकेंडरी हजार्ड में लेते हैं। हजार्डस सबस्टांस, जैसे मेन हजार्ड फ्रॉम डस्ट, किस तरह का डस्ट, तो सिलिका डस्ट, सैंड का डस्ट। गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, पॉइजनस है। लिक्विड केमिकल जैसे सॉल्वेंट्स। बायोलॉजिकल हजार्ड जैसे लेजियोनेला, तो ये सारे जो है पाए जाते हैं, जैसे लेजियोनेला वाटर में पाया जाएगा। फायर एंड एक्सप्लोजन, हजार्ड सोर्सेज इंक्लूड गैस सिलेंडर, तो गैस सिलेंडर है तो आग लगने का चांस है। फ्लेमेबल लिक्विड है, आग लगने का चांस है। डस्ट है, फ्लेमेबल डस्ट है, एक्सप्लोजन होने का चांस है। फिर साइकोसोशल, यानी कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, तो ये सारे चीज जो है हजार्ड, ये कॉमन है जो कि हर जगह पाए जाते हैं। नॉइस, नॉइस आपको जहाँ भी मशीनरी यूज कर रहे हैं वहाँ कुछ प्रोसेस का काम हो रहा है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग, नॉइस आना है। तो नॉइस फ्रॉम इक्विपमेंट एंड प्लांट कैन डैमेज हियरिंग एंड इंटरफेयर विथ एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर। हियरिंग डैमेज करता है ये, और साथ में ये इंटरफेयर करता है कि आप किसी की बात अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, कोई इमरजेंसी में सायरन बजाएगा आप नहीं सुन पाएंगे। तो नॉइस हमारे लिए खतरा है, क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने पहले ही डिफिनेशन बता दिया था, हजार्ड मतलब क्या, इज समथिंग विथ विच हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म, कोई भी ऐसा चीज जिसमें हमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन किसे बोलते हैं, टू द हैंड एंड आर्म व्हेन होल्डिंग वाइब्रेटिंग टूल, जैसे हम बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसमें वाइब्रेशन आता है, ऐसे में हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है। टू द होल बॉडी, जैसे हम किसी ऐसे मशीन पे काम करें जो पूरा मशीन हिल रहा है, पूरा बॉडी हिलेगा, पूरा बॉडी हिलेगा तो पूरा बॉडी का जॉइंट में पेन आएगा, प्रॉब्लम होगा, स्वेलिंग हो जाएगा। तो इस तरह से जो है व्हेन ड्राइविंग ऑफ द रोड व्हीकल, अगर ट्रैक्टर वगैरह पे आप बैठे होंगे तो आप देखेंगे पूरा बॉडी हिलता है जब खासकर खेत वगैरह में चलता है। तो ये सब क्या है, वाइब्रेशन एक हम हजार्ड है जो कि हमें हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमने बात ही किया था कि कोई भी ऐसा चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचाए उसे हम हजार्ड बोलते हैं। कॉमन कॉज ऑफ एक्सीडेंट, कॉमन कॉज ऑफ फैटल एक्सीडेंट क्या क्या है, आइए देखते हैं जिसमें हमारी जान जा सकती है। तो ये है फॉल फ्रॉम हाइट, ज़्यादातर एक्सीडेंट जो है फॉल फ्रॉम हाइट से होता है, आदमी ऊपर से गिरता है और बचता नहीं है। स्ट्रक बाई मूविंग, फ्लाइंग एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ पार्ट जो है किसी चीज़ का निकल के किसी के ऊपर लग गया। स्ट्रक बाई मूविंग व्हीकल, मूविंग व्हीकल से धक्का लग गया किसी को। ट्रैप्ड बाई समथिंग कोलिजिंग या ओवरटर्निंग, कुछ उसके ऊपर गिर गया, उसमें फंस गया आदमी। कॉन्ट्रैक्ट विथ मूविंग मशीनरी, सॉरी, हाँ, मूविंग मशीनरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एंड ड्राउनिंग एंड एस्फिक्सिएशन, आदमी डूब गया, दम घुटने से मौत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ है जो कि कॉमन है, होता है। बाकी और इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ किस तरह का हजार्ड है। कॉमन कॉज ऑफ नॉन फैटल एक्सीडेंट, इसमें फैटल नहीं होता है। स्लिप ट्रिप में जनरली लोगों को हड्डी वड्डी टूटेगी या उसमें स्क्रैच आएगा, यही सब होगा, बट आदमी मरता नहीं है जनरली। मरने के लिए तो मर भी सकता है, लेकिन ये सब में नॉन फैटल एक्सीडेंट्स है ये। फॉल्स, छोटा मोटा फॉल्स हुआ सेम लेवल पे तो आदमी मरता नहीं है। स्ट्रक बाई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से उसको स्ट्रक हो गया तब भी मरता नहीं है। मैनुअल हैंडलिंग में आदमी मरता नहीं है, कमर की रीढ़ की हड्डी में दर्द होगी, बैकबोन में दर्द होगा। स्ट्रक अगेंस्ट, किसी के स्ट्रक हो गया, धक्का लग गया, तो इसमें भी आदमी धक्का किसी में लग गया तो नहीं मरता है, मरने के लिए मर सकता है, बट ये नॉन फैटल एक्सीडेंट्स में जनरली आते हैं। इंजरी फ्रॉम मशीनरी, छोटे मोटे कट आ गए। व्हीकल रिलेटेड,
छोटा मोटा चोट लगा, गिर गया आदमी, ऐसे इससे भी फेटल होता है, बट ये जनरली फेटल नहीं कराता है, इसका नेचर उस तरह का नहीं है। तो हमने दो तरह का देखा, एक फेटल एक्सीडेंट और नॉन फेटल एक्सीडेंट के कारण। उसके बाद जो है एक्टिविटी आपके ऊपर है। अर्लियर यू थॉट अबाउट द टाइप ऑफ हजार्ड most common in your workplace and which of them might lead to most of the accident both fatal and non fatal। तो ये आपको करना है, आप पता करिए कौन कौन से खतरे हैं आपके यहाँ, आपके साइटों पे, जो कि फेटल कर सकते हैं या नॉन फेटल होते हैं। मैंने एग्जांपल दिए, आप भी देखिए, अपने सर्च साइटों पे सर्च करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, ताकि हमें भी क्या है, थोड़ा सा कमेंट आने से, लाइक आने से थोड़ा सा एनर्जी आता है, नहीं तो मज़ा नहीं आता है। फिर अपना एक कीमती समय आदमी निकालता है, 1 घंटा 2 घंटा आपके लिए, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा हमारे वीडियो को प्रमोट करें, ताकि जो है अ, हमें भी एक इंस्पिरेशन मिले, एक प्रोत्साहन मिले, ताकि हम अच्छा कर पाए। नाउ कंपेयर द कॉमन टाइप्स ऑफ हजार्ड इन योर वर्क प्लेस विद दोज डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, हमने जो डिस्कस किया उसमें, उसको देखिए, अपने साइटों पे कंपेयर करिए और कौन कौन सा उसमें है वो टिक करिए, ताकि आपको ज़्यादा नॉलेज मिले। आप जितना काम करेंगे आपको उतना ही नॉलेज मिलेगा।